तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं विनय शब्द कंप्यूटर जोन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड जियोग्राफी। क्या पढ़ रहे थे? वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रहे थे। और ये वर्ल्ड जियोग्राफी में हमने पिछला लेक्चर क्या पढ़ा था? वर्ल्ड जियोग्राफी में हमने पिछले लेक्चर पढ़ा था ब्रह्मांड के बारे में। किसके बारे में? ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक है तारों का जन्म एवं विकास और सूर्य की संरचना। क्या है? तारों का जन्म एवं विकास और सूर्य की संरचना। जब मैंने पिछला लेक्चर खत्म किया था तो आप लोगों को मैंने बोला था कि मैं सूर्य के बारे में आप लोगों को अगला लेक्चर पढ़ाऊंगा और उसके बाद से मैं आप लोगों को सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के बारे में। और सूर्य एक तारा है, तो इसके जन्म और विकास के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, इंतजाम से आप लोग पढ़िएगा, बहुत ही आराम से पढ़िएगा, एक एक पॉइंट पढ़िएगा। अगर मैं आप लोगों से सूर्य के बारे में पूछूं तो आप सूर्य के बारे में क्या बताओगे? यही बताओगे सूर्य के बारे में कि सूर्य क्या है? एक आग का गोला है। यह एक तारा है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का क्या हो रहा है? नाभिकीय संलयन हो रहा है। और आप लोग क्या बताओगे? और आप लोग ये बताओगे कि सूर्य के कोर का टेम्परेचर कितना है। अगर मैं पूछ दूं कि सूर्य के कोर का टेम्परेचर कितना है तो आप लोग यही बताओगे कि इसका सूर्य के कोर का टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं ये पूछ दूं कि सूर्य का फोटोस्फीयर का टेम्परेचर कितना है, यानी इसके सतह का टेम्परेचर कितना है, तो आप लोग बताओगे 5700 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना? 5700 डिग्री सेल्सियस से लेकर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान है। कितना? किसका टेम्परेचर? सूर्य के सतह का टेम्परेचर। किसका टेम्परेचर? सूर्य के सतह का टेम्परेचर। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि सूर्य की जीवन अवधि काल कितनी है, सूर्य की जीवन अवधि काल कितनी है, तो ये लगभग 5.6 अरब साल है। कितना? 5.6 अरब साल है। और इसकी उत्पत्ति लगभग कितने साल पहले हुई थी? लगभग 4.5 अरब साल पहले हुई थी। कब? 4.5 अरब साल पहले हुई थी। और ये लगभग जब से उत्पत्ति हुई है, इससे ज़्यादा दिनों तक अभी ये जीवित रहेगा। लगभग कितने सालों तक? 5.6 अरब सालों तक जीवित रहेगा। यानी कि लगभग 5.6 मिलियन सालों तक, सॉरी बिलियन सालों तक। कितना? बिलियन सालों तक, 5.6 बिलियन सालों तक यह जीवित रहेगा अभी। और कितने साल पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी? तो 4.5 बिलियन साल पहले लगभग इसकी उत्पत्ति हुई थी। मिलियन ना बोल दीजिएगा, क्योंकि मिलियन और बिलियन में बहुत बड़ी संख्या का फर्क होता है। कितने? बहुत बड़ी संख्या का। अगर हम बात करें 1 मिलियन बराबर, तो 1 मिलियन यानी कि जो हम कैपिटल एम होता है, 1 मिलियन बराबर, तो यह लगभग 10 लाख, लगभग क्या 10 लाख होता ही है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। अगर हम बात करें 1 बिलियन बराबर, तो 1 बिलियन बराबर होता है 1 अरब होता है। क्या होता है? 1 अरब। 1 अरब को हम 1 बिलियन बोलते हैं और 1 मिलियन को हम क्या बोलते हैं? 10 लाख होता है। क्या होता है? 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है और 1 अरब बराबर 1 बिलियन होता है। तो इसको आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक अपने माइंड में सेट करके रखे रहिएगा, क्योंकि इसका कंफ्यूजन बहुत बार हो जाता है हम लोगों से। ठीक, तो मैं अगर क्या हम लोग क्या पढ़ते? सूर्य के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम पढ़ क्या रहे थे? सूर्य के बारे में। यानी सूर्य के कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड और सूर्य के सतह का टेम्परेचर 5700 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं यहीं पे पूछ दूं कि सूर्य के धब्बों का टेम्परेचर कितना होता है, तो सूर्य के धब्बों का टेम्परेचर आप लोग बताओगे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या बताओगे? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं ये पूछ दूं कि सूर्य की अर्धव्यास कितनी है, तो आप क्या बताओगे? सूर्य के अर्धव्यास आप कितना बताओगे? मुझे पता है कि आप बताओगे 6.96 इंटू 10⁵ किलोमीटर। कितना? 6.96 इंटू 10⁵ किलोमीटर। यह हो जाएगा 6,96,000 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 6,96,000 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं इसके व्यास के बारे में, तो व्यास हो जाएगा 13,92,000 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 13,92,000 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी की व्यास से, जो कि पृथ्वी की व्यास से 109 गुना अधिक है। कितना? 109 गुना अधिक है।
अगर मैं बात करूं यहीं पे इसके आयतन की, यानी सूर्य का आयतन कितना है, तो सूर्य का आयतन पृथ्वी की अपेक्षा, यानी पृथ्वी से अगर कंपेयर किया जाए सूर्य के जो है कि आयतन की, तो सूर्य का आयतन पता है कितना है, पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। कितना? 13 लाख गुना अधिक है। अगर हम बात कर ले यहीं पे इसके द्रव्यमान की, कि सूर्य का द्रव्यमान कितना है, तो सूर्य के द्रव्यमान पृथ्वी से, किससे? पृथ्वी से 3,33,000 गुना अधिक है। कितना? 3,33,000 गुना अधिक है। किसका द्रव्यमान? इस सूर्य का द्रव्यमान। क्या? सूर्य का द्रव्यमान। इतनी सारी चीजें आप लोगों को पता है, मुझे पता है कि सबको पता है, ऑब्वियसली ये सारी चीजें सबको पता होगी कि सूर्य क्या कर रहा है, प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक भेज रहा है। कहां तक भेज रहा है? पृथ्वी तक भेज रहा है। और उस प्रकाश किरणों को सूर्य से लेकर पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? मुझे पता है कि आप लोगों को पता है। कितना बताएंगे? 8 मिनट 16 सेकंड बताएंगे। कितना बताएंगे? 8 मिनट 16 सेकंड बताएंगे। और इसकी प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होती है? 3.10 इंटू 10 की पावर 8। आगे आप लोग बताइएगा, ठीक है। 3.10 इंटू 10 की पावर क्या होती है, आगे आप लोग बताइएगा। अगर ये गलत भी होगा प्रकाश की चाल, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में, प्रकाश की चाल निर्वात में कितने किलोमीटर प्रति घंटा सेकंड, चाहे कुछ भी हो, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो आप लोग इतनी सारी चीजें में बताएंगे, ठीक। इतनी सारी चीजें तो किताब में लिखी ही हैं, हर किताबों में लिखी हुई हैं, और ये बेसिक नॉलेज है। लेकिन सूर्य के बारे में और भी बहुत गहराइयों के बारे में जानना है, बहुत कुछ सीखना है हमें सूर्य के बारे में। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं, आप लोग क्या क्या बताता हूं सूर्य के बारे में। इतनी सारी चीजें तो बेसिक हो गई इस सूर्य की, लेकिन अभी इसके बारे में और क्या क्या पढ़ना है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं उसके बारे में, ठीक है। चलिए आइए देखिए, आराम से पढ़िए, बिल्कुल एकदम घबराइए नहीं आप लोग। क्लास भले ही थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप लोगों को सारी चीज़ें जानकारी दी जाएंगी इसके बारे में, ठीक है, ताकि आप लोगों को पेपर में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। आराम से पढ़िए, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे तभी चीज़ों को आप सीखेंगे, क्योंकि ये है वर्ल्ड जियोग्राफी, एक भूगोल का हिस्सा है। और भूगोल आप लोग कभी रट के नहीं पढ़ पाएंगे, भूगोल आप लोग कभी रट के नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि भूगोल को सिर्फ समझा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? सिर्फ समझा जा सकता है, रटा नहीं जा सकता है। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा भूगोल है, या फिर पूरा का पूरा जो विज्ञान है, ये साइंटिफिक आधारों पे चलता है, और साइंटिफिक आधारों के तरीकों पे हम पढ़ेंगे कि इसको चीज़ें एक एक पॉइंट हम लोग कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, चीज़ों को या किसी पॉइंट को मैं कैसे याद करना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को यहाँ बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले सूर्य का जन्म हुआ होगा। क्या हुआ होगा? सूर्य का जन्म। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सूर्य का जन्म, ठीक। हम बात किस पे कर रहे हैं? सूर्य के बारे में, सूर्य ही हमारा टॉपिक है, तो हम सूर्य के जन्म के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा हम बात करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक। अब देखिए, सूर्य का जन्म हुआ कैसे होगा भाई? हमें पता है कि सूर्य जो प्रकाश दे रहा है, किस कारण दे रहा है? नाभिकीय संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा दे रहा है। यानी कि जब इसमें नाभिकीय संलयन हो रहा है, तभी तो ये प्रकाश की किरणें हमारी पृथ्वी तक आ रही हैं, ऊर्जा बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है? हीलियम में परिवर्तित हो रहा है। प्रति सेकंड सूर्य के अंदर 10 टन हाइड्रोजन हीलियम में रूपांतरित हो रही है, यानी हीलियम में बदल रही है, और वहां से जो है कि ऊर्जा बाहर निकल रही है। और 1 सेकंड में 10 की पावर 26 जूल ऊर्जा बाहर उत्सर्जित बाहर कर रही है। कितना? 10 की पावर 26 जूल, इसको याद रखिएगा आप लोग, 10 की पावर 26 जूल प्रति सेकेंड जो ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है वो सूर्य कर रही है। और प्रति सेकेंड जो है कि 10 लाख टन, सॉरी मैंने 10 टन बोल दिया था, 10 लाख टन हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रही है। आप लोग इसको आराम से याद रखे रहिएगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग के लिए, ठीक। तो अब देखिए, हम बात करते हैं सूर्य का जन्म। भाई सूर्य एक तारा है।
क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य एक हमारे आकाश गंगा का तारा है और हमारे सौर मंडल का मुखिया है। क्या है? सौर मंडल का हमारे मुखिया है और आकाश गंगा का एक तारा है जो कि इसके अंदर खुद का एक प्रकाश है। क्या है? खुद का एक प्रकाश है। यह प्रकाश को उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित का मतलब उत्सर्जन यानी उत्सर्जन करता है। हमने मानो क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये क्या कर रहा है? जो जीवित होते हैं उत्सर्जन करते हैं। सूर्य क्या कर रहा है? सूर्य भी उत्सर्जन कर रहा है। किसका उत्सर्जन कर रहा है? प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है। यानी वहां पे कोई बैठ के अलाव तो जला नहीं रहा है, वहां से प्रकाश आ रहा है। इन्वर्टर तो लगा नहीं कि बैटरी चार्ज हो रही है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो है क्या? हम ये जानते हैं, हमने पहले ही बता दिया क्या है कि हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहा है, जो कि यह नाभिकीय संलयन एक क्रिया है जिसके द्वारा जो है कि ऊर्जा बाहर निकल रही है। अब ये हाइड्रोजन है कितना, कहाँ से आ रहा है भैया ये हाइड्रोजन? कैसे हाइड्रोजन जो है कि इतना सारा इकट्ठा हो गया इस तारे में, यानी सूर्य में इतना ज़्यादा हाइड्रोजन कैसे आया? इसके बारे में जाने कि नाभिकीय संलयन स्टार्ट क्यों हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, किस प्रकार से स्टार्ट हुआ, हम इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि जब तक हम इसके बारे में नहीं जानेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार हुई और कब हुआ, तब तक इसकी डिटेल नहीं जान पाएंगे। ठीक, तो हम इसी डिटेल के बारे में बात करने वाले। देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोग क्या बताया था? सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया होगा। जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं, अगर पिछले लेक्चर को नहीं देखे हमारे, सबसे पहले हो जाएगा कि पिछले लेक्चर को देखें, ताकि आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आए। ठीक, तो चलिए हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के बारे में। थोड़ी सी ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के बारे में बात कर लें, क्योंकि हम ब्रह्मांड पिछले लेक्चर में पढ़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन जो ये थोड़ा सा हम बेसिक बात कर लेते हैं ब्रह्मांड के बारे में, क्योंकि हमारा जो सूर्य है, जो तारा है, ये ब्रह्मांड के अंदर है, इसलिए जरूरी है थोड़ा सा ब्रह्मांड के बारे में बात करना। तो देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। कितने? 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। अब बात आ जाती है कि जब 15 अरब वर्ष पूर्व पहले उत्पत्ति हुई थी, तो क्या ये तुरंत तारों के रूप में बदल गया? ग्रहों के रूप में सारी चीजें बदल गई? सब चीज ऑटोमेटिक हो गया? ऑटोमेटिक तो हुआ, लेकिन क्या तुरंत हो गई? नहीं, यह तुरंत नहीं हुई। इसमें लाखों करोड़ों साल का समय लग गया था। इस सूर्य के बनने में, तारों के बनने में, ग्रहों को बनने में, उपग्रहों के बनने में लगभग लाखों करोड़ों साल तक का समय लग गया था। तो देखिए, इस सूर्य यानी तारों का जन्म कैसे हुआ? हमने लिखा हुआ है तारों का जन्म एवं विकास। तो सूर्य भी एक तारा है। अगर हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है सारे तारे सूर्य के ही लगभग स्थिति से सारी चीजें हुई होंगी। ठीक, तो हम पढ़ने वाले हैं तारों का जन्म। सबसे पहले हम तारों का जन्म यानी सूर्य का जन्म किस प्रकार हुआ। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो पूरी की पूरी ब्रह्मांड बनी हुई है, सबसे पहले एक बिंदु था। क्या था? मैंने आप लोगों को ब्रह्मांड में बताया हुआ है। सबसे पहले एक बिंदु, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। एक बिंदु था। अब देखिए, बिंदु में इस बिंदु ऐसी थी कि इसमें आपात स्थिति में यानी आपात अनंत जो है कि अवस्था में इसमें गुरुत्वाकर्षण था। क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स था। और ग्रेविटेशनल फोर्स का एक छोटा सा सिंपल सा जो है कि फंडा है कि क्या करता है? सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। तो ये हुआ क्या? यहाँ से सारी चीजें ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहाँ पे एकत्रित होने लगे। क्या होने लगे? एकत्रित होने लगे। और जब एकत्रित हो गए कि तो इसमें आपात जो है कि बहुत ज़्यादा इसमें क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण पावर हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, जिसके कारण इसमें विस्फोट हो गया। क्या हो गया? विस्फोट हो गया। जब बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो गई तो इसमें विस्फोट हो गया। तो जब विस्फोट हो गया तो इसके जो मलबे थे वो इधर उधर बिखर गए। जब इसके मलबे इधर उधर बिखर गए तो बहुत सारे गैसी पदार्थ भी बाहर निकले। क्या हुआ? बहुत सारे गैसी पदार्थ यहाँ से बाहर निकले, छिटके हुए थे। ये जो क्या हुए? ये जो गैसी पदार्थ है ये बादलों के रूप में छा गए। क्या हो गया? बादलों के रूप में ये छा गए। तो हुआ क्या? जब बादलों के रूप में छा गए तो ये जो बादल जो थे, ये बादल जो है कि हाइड्रोजन के बने हुए थे। ये बादल किसके बने हुए थे? ये बादल हाइड्रोजन के बने हुए थे। किसके? हाइड्रोजन के। ठीक,
ये जो बादल किसके थे? हाइड्रोजन के बने हुए थे। अब देखिए जब ये बादल हाइड्रोजन के बने हुए थे तो ये छोटे छोटे तो बादल थे नहीं, ये बहुत बड़े बड़े बादल थे। आज हम आकाश में जो बादल देखते हैं ये छोटा सा तो है नहीं जो यहाँ यहाँ वहाँ वहाँ दिखाई देता है, ये बहुत बड़ा झुंड होता है। हमें यहाँ से छोटा दिखाई देता है लेकिन ये वास्तव में बहुत बड़ी इनकी झुंड होती है। तो जब विस्फोट हुआ था उसके बाद से इनके मलबों का बिखराव हुआ, जो कि इसके जो गैस थे, ये हाइड्रोजन के जो गैस थे, ये हुए क्या थे? ये बादलों के रूप में परिवर्तित हो गए। क्या हुए? बादलों के रूप में परिवर्तित हो गए। और परिवर्तित होने के बाद ये डायरेक्ट कहीं खत्म तो होने गए होंगे, तो ये क्या हुए? बहुत सारे हाइड्रोजन के बादल हुए। क्या? बहुत सारे हाइड्रोजन के जो बादल थे वो धीरे धीरे आपस में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इकट्ठा होने लगे। क्या हुए? इकट्ठा होने लगे। जब ये इकट्ठा होने लगे, मान लीजिए ये बादल है, ये बादल, ये बादल, इधर उधर सब बादल है, और जब ये सारे एक जगह इकट्ठा होकर के एक बड़े बादल का रूप ले लिए। क्या ले लिए? एक बड़े बादल का रूप ले लिए। ध्यान से समझिएगा चीजों को, क्योंकि अगर थोड़ा सा ही मिस हो गया सब चीज खत्म हो जाएगा। ठीक? तो हुआ क्या? जब बहुत सारे हाइड्रोजन के बादल जो है कि मिल करके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण एक बड़े बादल का निर्माण किए। क्या किए? एक बड़े बादल का निर्माण किए। तो ये जो बादल थे इनका एक नाम है, इन जो बादल है इनका एक नाम है बादलों का झुंड का। तो इन बादलों का नाम क्या है? हाइड्रोजन के बादल का नाम है स्टेलर नेबुला। क्या नाम है? स्टेलर नेबुला। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। ठीक? आप लोगों को बिल्कुल एक एक पॉइंट में बता रहा हूं कि तारों का निर्माण होता कैसे है। तो ये जो हाइड्रोजन के जो बादल थे इनको बोलते हैं स्टेलर नेबुला। क्या बोलते हैं? स्टेलर नेबुला बोलते हैं। अब हुआ क्या? धीरे धीरे हाइड्रोजन के बादल गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इकट्ठा होने लगे। तो जब इकट्ठा होने लगे तो एक बहुत बड़ी आकृति बना दिए। क्या बना दी? एक बहुत बड़ी आकृति बना दिए, और उसी आकृति का हमने नाम दिया आदि तारा। क्या बोला? आदि तारा नाम दिया। इसी आदि तारा को हम प्रोटो स्टार के भी नाम से जानते हैं। क्या चीज? प्रोटो स्टार। ठीक है? ये बिल्कुल एकदम इसकी नींव है। जो तारे का निर्माण होता है उसकी बिल्कुल ये नींव मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है? तो ये क्या हुआ? ये बन गया आदि तारा। क्या हुआ? आदि तारा। आराम से पढ़िएगा आप लोग, आदि तारा। अब देखिए जब आदि तारा बन गया, यानी कि हाइड्रोजन के बहुत सारे बादल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपस में एकत्रित हो गए, तो अब ये एक बहुत बड़ी आकृति बना लिए। लेकिन फिर भी इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म नहीं होता है, और होता है क्या है? ये और भी सिकुड़ता जाता है। क्या होता है? और भी सिकुड़ता जाता है, संकुचित होता जाता है। जैसे कि संकुचित होता गया, तो जब संकुचित होता गया तो हुआ क्या? जो हाइड्रोजन के बादल थे और पास पास आने लगे। क्या हो गया? और भी जो हाइड्रोजन के कण थे वो पास पास आने लगे। जब पास पास आने लगे तो इनकी जो हाइड्रोजन की टक्कर थी वो उनकी संख्याएं बढ़ गई, यानी हाइड्रोजन की टक्करों की संख्या बढ़ गई। अब आप कहेंगे हाइड्रोजन की टक्करों की संख्या कैसे बढ़ेगी? देखिए जैसे कि अगर हम बात करते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा मार्कर का कुप्पी है। इसमें हमने क्या किया? दो लोहे के छर्रे डाले छोटे छोटे से। ठीक? इसको ऐसे हिलाया। ठीक? दो इसमें डाले हैं। अब कितनी टक्कर होगी? कम टक्कर होगी। लेकिन हम इतने ही जगह में अगर 10 छर्रे डाल दे, फिर उसको अगर हिलाए ऐसे करें हम, तो क्या होगा? इनकी टक्कर ज्यादा होगी। क्या होगी? इनकी टक्कर क्या होगी? ज्यादा होगी। हमारा अगर इसको अगर मान लीजिए कि 10 है, ठीक, इसको काट करके और छोटा कर देते हैं, इसको पे काट के और छोटा कर देते हैं और फिर इसको हिलाते हैं, तो क्या होगा? और ज्यादा टक्कर होगी। क्यों? क्योंकि स्पेस कम हो गया। क्या हो गया? स्पेस कम हो गया है। तो ठीक उसी प्रकार यहां क्या होता है, इसका ये क्या होते हैं? सिकुड़ते चले जाते हैं। जब सिकुड़ेंगे तो जगह कम होगा। क्या होगा? जगह कम होगा। यानी कि ये एक बड़ा सा रूम है, इसमें क्या करते हैं? 10 लोगों को भर देते हैं। अगर 10 लोग टहलेंगे तो कोई टकराएगा, कोई नहीं टकराएगा। अगर इसी में 200 लोगों को भर देंगे तो क्या होगा? सबके एक के ऊपर एक चढ़ते जाएंगे, टक्कर बहुत ज्यादा होगी। वैसे ही होगा इन हाइड्रोजन के बादलों के साथ। जब ये सिकुड़ते चले गए तो इनके बीच की दूरी कम हो गई। क्या हो गई? बीच की दूरी कम हो गई और हाइड्रोजन की टक्करों की संख्या बढ़ गई। क्या होगा? हाइड्रोजन की टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। तो ये क्या हो जाते हैं? संघनित हो जाते हैं। संघनित होकर संकुचित हो जाते हैं। तो जब ये संकुचित हो जाते हैं तो ये बहुत घने हो जाते हैं।
क्या होते हैं, ये बहुत हो जाते हैं घने। क्या हो जाते हैं, घने हो जाते हैं। और इस घने का भी, जो घना हो जाता है हाइड्रोजन के बदल, इसका भी एक नाम दिया जाता है, इससे बोलते हैं भ्रूण तारा। क्या बोलते हैं, भ्रूण तारा। ठीक, अब देखिए ये क्या बन गया, आदि, पहले हाइड्रोजन के बादल से आदि तारा, आदि तारा से भ्रूण तारा, अब ये भ्रूण तारे में परिवर्तित हो रहा है। अब देखिए हो गया, हो नहीं रहा, हो गया। जब ये भ्रूण तारे में परिवर्तित हो गया है तो अब ऑलरेडी इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन की टक्करों की संख्या बढ़ गई है, और हाइड्रोजन की टक्करों की यानी इनकी घर्षणों के कारण इनमें क्या हो जाता है, नाभिकीय संलयन प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है, नाभिकीय संलयन प्रारंभ हो जाता है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। और जब न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है यानी कि हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होने लगते हैं, और जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होने लगते हैं तो यहाँ से प्रकाश का उत्सर्जन होने लगता है। क्या होता है, यहाँ से प्रकाश का उत्सर्जन होने लगता है, और जब प्रकाश का उत्सर्जन होने लगता है तो ये एक पूर्ण तारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, पूर्ण तारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्ण तारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो कि यही हमारे सूर्य की स्थिति है, यानी कि सूर्य एक पूर्ण तारा है। क्या है, सूर्य एक पूर्ण तारा है। अब ये पूर्ण रूप से तारा बन गया है, तो आप लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर आराम से समझा कि तारों का निर्माण कैसे होता है। तो सूर्य का भी निर्माण ऐसे हुआ था। कैसे हुआ था, हाइड्रोजन के बहुत सारे बादल थे, ये संकुचित होते गए गुरुत्वाकर्षण के कारण, और ये आदि तारा का रूप लिए। फिर आदि तारा जब संघनित होता गया तो संघनित होकर भ्रूण तारा बने। इनमें हाइड्रोजन की टक्करों की संख्या बढ़ गई, जिसके कारण जो है कि नाभिकीय संलयन स्टार्ट हो जाता है, और नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप ये प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है, तो ये पूर्ण तारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यहां तक आप लोग समझ में आ गया कि तारों का निर्माण हुआ कैसे, समझ में आया। देखिए नाभिकीय संलयन मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में बताया था, फिर भी बता देता हूं कि क्या होता है। एक होता है नाभिकीय संलयन, क्या होता है, नाभिकीय संलयन, और दूसरा होता है नाभिकीय विखंडन। क्या होता है, नाभिकीय विखंडन। दो चीजें होती हैं, इसको आप गड़बड़ नहीं कीजिएगा। एक होता है नाभिकीय संलयन, दूसरा होता है नाभिकीय विखंडन। इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए संलयन, एक है संलयन वर्ड और दूसरा है विखंडन वर्ड। विखंडन, विखंडन का मतलब क्या हो रहा है, टूटना। विखंडन का मतलब विखंडित होना, यानी टूट जाना, कई भागों में टूट जाना, यानी विखंडन, यानी कि यहाँ पे टूट रहा है चीजें। और यहाँ पे हो रहा है संलयन, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चीजों का मिलाव। क्या हो रहा है, दो चीजों का मिलाव हो रहा है। देखिए ठीक, यहां से दो चीजें जाकर के मिल रही हैं, और यहां क्या हो रहा है, एक चीज से दो चीजें टूट रही हैं। तो संलयन का मतलब ये होता है कि जब दो परमाणु मिल करके क्या होते हैं, जब दो परमाणु मिल करके, यानी कि जब दो नाभिक मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इससे नाभिकीय संलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन बोलते हैं। और नाभिकीय विखंडन में जब एक बड़ा नाभिक जब दो नाभिकों में टूटता है तो ये क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। और इस नाभिकीय विखंडन और संलयन के दौरान आपात मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, आपात मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। आप लोग को चीजें समझ में आए कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। इनमें जो है कि दो नाभिक मिलकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, और यहाँ पे एक बड़ा नाभिक दो नाभिकों में टूटता जाता है। ठीक है, समझ में आया। और इस दौरान होता क्या है, जब नाभिकीय संलयन होता है, यानी कि जब दो नाभिक जो है कि मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो एक कंडीशन यहाँ पे बहुत बड़ी चीज है। एक कंडीशन में आप लोग बता रहा हूं, उसको आप लोग याद रखे रहिएगा, ये हमेशा आप लोग काम देगा। ये होता क्या है कि जो ये दोनों पदार्थों का जो द्रव्यमान होगा ये जो दोनों पदार्थों का जो मिला करके द्रव्यमान होगा, वो तीसरे पदार्थ के, यानी जो तीसरा, ये मान लीजिए N1 है और ये N2 है, तो ये N3 बनेगा। यानी कि ये पहला नाभिक ये दूसरा नाभिक निर्माण करेगा तीसरे नाभिक का। लेकिन जो तीसरा नाभिक होगा, इन दो द्रव्यमानों से इस तीसरे नाभिक का जो द्रव्यमान होगा ये हमेशा कम होगा। क्या होगा, कम होगा। अब कम क्यों होगा, आप लोग इसको समझिए, मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दे रहा हूं। ये कम इसलिए होगा क्योंकि यहां पे होता क्या है
यहाँ पे जब ये दोनों नाभिक मिलकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो होता क्या है, इनका द्रव्यमान इन दोनों के द्रव्यमान से कम होता है, और जो द्रव्यमान कम होता है यही द्रव्यमान ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, यानी कि यही द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। और सेम टू सेम यही हो रहा है नाभिकीय संलयन, यानी कि इस सूर्य के पास यही हो रहा है। क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन, यानी कि हाइड्रोजन मिलके हीलियम का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन ये क्या होता जा रहा है, जब हाइड्रोजन के द्रव्यमान जो है कि हीलियम के द्रव्यमान से क्या हो रहा है, इनका जो नया जो द्रव्यमान बना रहे होंगे, यानी जो पदार्थ बना रहे होंगे, वो इन दोनों से क्या हो रहा होगा, नाभिकीय संलयन का मतलब मैं बता रहा हूँ, इन दोनों से क्या हो रहा होगा, ये इनका जो द्रव्यमान, जो तीसरा द्रव्यमान बनता है वो कम हो जाता है। और ऊर्जा क्यों उत्सर्जित हो जाता है, ऊर्जा इसलिए उत्सर्जित होता है क्योंकि उसका नया जो स्ट्रक्चर होता है, यानी जो नया द्रव्यमान बनता है वो इन दोनों द्रव्यमानों से कम होता है, और जो जितना द्रव्यमान कम होता है वही ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, इसको हम लोग एल्बर्ट आइंस्टीन के समीकरण E = mc² से हम लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो खैर हम अभी बात कर रहे हैं सूर्य के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को इतनी सारी चीजें समझ में आ गया कि सूर्य की उत्पत्ति कैसे होती है, आ गया समझ में, हमारे सूर्य यानी सूर्य की उत्पत्ति, क्या तारों की उत्पत्ति कैसे होती है, इतनी सारी चीजें आप लोग समझ में आ गया कि सूर्य की यानी कि तारों की उत्पत्ति कैसे हुई, जन्म इनका कैसे हुआ। अब देखिए इनका जन्म भी हुआ और विकास भी आप लोगों ने देख लिया। चलिए इतनी सारी चीजें हम कंप्लीट करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं तारों के बारे में, ठीक है। आराम से आप लोग पढ़िएगा, मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से लेके सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रखने वाला हूं मैं। आराम से पढ़िए आप लोग, थोड़ी लंबी क्लास होगी भले, लेकिन आप लोगों को एक एक पॉइंट में बताऊंगा, ठीक। अब देखिए आप लोगों ने कहां तक पढ़ लिया, आप लोगों ने ये पढ़ लिया कि तारों का निर्माण यानी तारों की उत्पत्ति कैसे होती है। सूर्य की उत्पत्ति पढ़ लिया, तो यानी आप लोगों ने समझिए तारों की उत्पत्ति पढ़ लिया, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। अब देखिए अब हम बात करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स की। देखिए वो पॉइंट्स हैं क्या, मैंने बता दिया तारा, ये तारा बना भैया। अब तारे की उत्पत्ति हुई यानी तारे का जन्म हुआ, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा इस ब्रह्मांड में, यानी कि जैसे कि आप किसी की भी जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु क्या है, निश्चित है। तो इस तारे का भी मृत्यु होगा, क्या होगा, तारे का भी मृत्यु होगा, यानी सूर्य का भी या किसी भी तारे का मृत्यु होगा, क्योंकि अगर जन्म लिया है तो मृत्यु होगा। अगर नहीं मरेगा तो मार दिया जाएगा, क्या होगा, नहीं मरेगा तो मार दिया जाएगा। जैसे महाभारत में कौन मार दिया गया था, कोई मारा गया था, बताइएगा आप लोग। ठीक उसी प्रकार रामायण में कौन मारा गया था, बता दीजिएगा आप लोग। मैं तीसरा बता दे रहा हूँ, महाभारत और रामायण का बता देगा कौन नहीं मर रहा था लेकिन मार दिया गया था। अब मैं तीसरा बता रहा हूँ, आप लोगों ने क्रिस 3 मूवी देखा होगा, क्रिस 3 मूवी देखा है, बताइए। अगर देखा होगा तो कमेंट में एस लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है, कि क्रिस मूवी देखा है। हाँ ठीक। तो क्रिस मूवी में होता क्या है, क्रिस मूवी में एक जो विलेन होता है जिसका नाम काल होता है, क्या होता है, काल होता है। काल मरता नहीं है लेकिन क्रिस के द्वारा मार दिया जाता है, क्या होता है, क्रिस के द्वारा मार दिया जाता है। तो इससे ये प्रूव हो गया अभी मतलब प्रूफ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ साइंस के माध्यम से, लेकिन ये आप लोग बात मान लीजिए जिसका जन्म हुआ है और उसकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है। अगर नहीं मरेगा तो मार दिया जाएगा, क्या होगा, नहीं मरेगा तो मार दिया जाएगा। किसके तरीके, काल के तरीके। और किसके तरीके, रामायण में किसको मारा गया था और महाभारत में किसको मारा गया था, ये मुझे बता दीजिएगा आप लोग। मुझे नहीं पता है, शायद आप लोगों को पता हो तो बताइएगा, ठीक। तो चलिए इसकी मृत्यु निश्चित है। अगर तारे का जन्म हो रहा है, तारा का जन्म हुआ तो इस तारे का मृत्यु भी होगा, क्या होगा, मृत्यु निश्चित है, ठीक। मृत्यु क्या है, निश्चित है। देखिए जन्म हुआ तो मृत्यु तो होना निश्चित है। अब देखिए तारा का जन्म हुआ तो मृत्यु होगा, तो देखिए इसके बीच में ये क्या करेगा। तो आप लोग ये एक चीज जान लीजिएगा कि तारों का यानी कि जो तारे जो पूर्ण रूप से तारे होते हैं, इनकी अधिकतम आयु लगभग, या जो इनकी निर्धारित आयु है ये लगभग 10 बिलियन वर्ष है। क्या है, 10 बिलियन वर्ष है। और बिलियन का मतलब आप लोग मैं पहले ही बता दिया हूं, यानी कि 10 अरब साल। कितना हो गया, 10 अरब साल। और सूर्य का जो कंडीशन चल रहा है ये लगभग युगावस्था में है। क्या है,
ये लगभग युवा अवस्था में है, यानी कि अपनी बीच के समय का है। क्या है? बीच का समय का है, यानी कि इसकी आयु अभी लगभग 4.5 क्या हुई है? अरब साल हो गए, यानी 4.5 बिलियन साल हुए हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं जो सबसे गर्म तारा होगा यानी कि तारे की जो आयु होती है ये इनके रंगों के हिसाब से निर्धारण करते हैं। किसके हिसाब से? रंगों के आधार के हिसाब से निर्धारण करते हैं। पिछले लेक्चर में बताया हूँ, ठीक है, लेकिन आज अभी मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक बता के आप लोग तुरंत मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। नीला, उसके बाद से एक और कलर होता है, वो होता है श्वेत नीला। क्या होता है? श्वेत नीला। उसके बाद से होता है श्वेत, क्या होता है? श्वेत। उसके बाद से होता है श्वेत पीला। उसके बाद से होता है पीला, क्या होता है? उसके बाद से होता है पीला, ठीक। अगर पीला के बाद से बात करें तो उसके बाद होता है नारंगी। क्या होता है? नारंगी। और नारंगी के बाद होता है लाल। क्या होता है? लाल होता है। तो आप लोगों का श्वेत नीला और श्वेत, अगर आप लोग श्वेत नीला के बाद श्वेत पीला, ये श्वेत पीला हो जाएगा, ठीक है। मैंने श्वेत श्वेत 2 बार लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब नीला ग्रह होता है तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि ये जो श्वेत पीला से लेकर के यानी श्वेत से लेकर के और श्वेत पीला तक का जो भी अवस्था होता है ये पूर्ण रूप से यूं कह सकते हैं युवावस्था होता है। क्या होता है? युवा अवस्था, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इसका जन्म होता है। जन्म होता है तब भी ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, फिर ये क्या हो जाता है? युवावस्था हो जाता है। फिर उसके बाद से श्वेत को आप कर लीजिए, ठीक है, श्वेत और पीला भी ले लीजिए, कोई दिक्कत। उसके बाद से हो गया नारंगी। नारंगी के बाद उसके बाद से होता है लाल, ठीक है। जब ये लाल में चला जाता है तो इसका हो जाता है वृद्धावस्था। क्या होता है? वृद्धावस्था, ठीक। ये क्या होता है? सबसे पहले जन्म होता है, फिर क्या होता है? युवा होता है, फिर क्या होता है? वृद्धावस्था में चला जाता है। क्या होता है? वृद्धावस्था में चला जाता है। तो हमारे जो सूर्य का कलर है ये कलर पीला कलर है। सूर्य का कलर कैसा है? पीला कलर है। कैसा है? पीला कलर है। तो ये लगभग अभी युवावस्था में है। क्या? युवावस्था में है अभी। कौन? सूर्य, ठीक है। तो ये हो गया तारों का निर्माण जब होता है तो ये जन्म लेते हैं, फिर उसके बाद से धीरे धीरे ये वृद्धावस्था की तरफ चले जाते हैं, यानी कि ये लाल कलर के हो जाते हैं। और जो लाल कलर के ताने ये लास्ट में जाते हैं, इनको रेड जाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड जाइन बोलते हैं, या फिर रक्त दानव तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त दानव तारा, ठीक। क्या बोलते हैं? रक्त दानव तारा बोलते हैं। फिर ये मृत की अवस्था में चले जाते हैं। क्या होते हैं? फिर यहाँ से ये मृत की अवस्था में चले जाते हैं। इतनी सारी चीज़ें आप लोग समझ में आई, ठीक है। यहाँ से क्या होते हैं? मृत की अवस्था में चले जाते हैं। अभी मैं आप लोगों को रेड जाइन के भी बारे में बताऊंगा, देखता हूँ अगर टाइम, वैसे मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, लेकिन अगर इस लेक्चर में टाइम बच रहा है थोड़ा तो मैं रेड जाइन के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है। तो आप लोग यहां तक रेड जाइन तक पढ़ लिए, ठीक है। रक्त दानव द्वारा इसको हम रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक ये पढ़ा कि तारों का जन्म कैसे होता है। क्या पढ़ा? तारों का जन्म कैसे होता है और ये कैसे मृत अवस्था में चले जाते हैं और इनका कलर कैसे कैसे बदलता रहता है। इतना चीज पढ़ लिया आप लोग। अब हम बात करते हैं अपने मेन रूप से, हम क्या पढ़ने वाले हैं? सूर्य के बारे में अपने पढ़ने वाले हैं। तो हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। देखो भैया, अब आप लोगों ने सूर्य के बारे में क्या क्या सीख लिया? सच बताइएगा, बिल्कुल भी सच बताइएगा। सूर्य के बारे में क्या क्या पढ़ लिया है? सूर्य के बारे में आप लोगों ने ये पढ़ लिया है कि ये कैसी इसकी उत्पत्ति हुई, कितने साल पहले उत्पत्ति हुई, इतनी सारी चीज़ें पढ़ लिया है। और ये कैसा कलर है? पीला कलर है। किस कलर का है? पीला कलर है, ठीक है। और इसकी उत्पत्ति लगभग कितने साल पहले हुई थी? 4.5 अरब साल पहले हुई थी। इतनी सारी चीज़ें कन्फर्म हो गई। अब देखिए, सूर्य के बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा एक एक पॉइंट को, ठीक। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है मेरा कि सबसे पहला पॉइंट यही है कि यह सौरमंडल का मुखिया है। क्या है? सौरमंडल का मुखिया है। किसका मुखिया है? सौरमंडल का मुखिया है, यानी कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का ये प्रधान है। क्या है? पूरे सोलर सिस्टम का ये प्रधान है, ठीक। सबसे पहली बात,
सौर मंडल का मुखिया। ठीक, दूसरा नंबर पे भैया बात करें तो मुखिया बोले या फिर प्रधान बोले। ठीक, तो यह सौर मंडल का मुखिया या प्रधान है। अब हम बात करते हैं सौर मंडल का जो द्रव्यमान है, यानी कि पूरे सौर मंडल का जो द्रव्यमान है उसका लगभग 99.8% सूर्य में समाहित है। कितना? सूर्य में समाहित। ठीक, किसका द्रव्यमान? पूरे के पूरे हमारे सौर मंडल का जितना भी द्रव्यमान है उसका 99.8% द्रव्यमान जो है कि मास जो है ये लगभग सूर्य में समाहित है। आप लोग कितनी चीजें क्लियर हो गई? अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि ये सूर्य है कहां पे। सूर्य कहां पे? आकाश गंगा के अंदर है। कहां पे? आकाश गंगा के अंदर है। ठीक, ये क्या है? आकाश गंगा के अंदर है। और ये जो है कि आकाश गंगा का ये केंद्र है। क्या है? आकाश गंगा का ये केंद्र है। और हर आकाश गंगा का एक केंद्र होता है। क्या होता है? हर आकाश गंगा का एक केंद्र होता है। क्या होता है? हर आकाश गंगा का एक केंद्र होता है। ठीक उसी प्रकार जहां पे जिस आकाश गंगा हमारा सूर्य स्थित है उस आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे। मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। ठीक, मिल्की वे या फिर दुग्ध मेखला। क्या है? मिल्की वे या दुग्ध मेखला। और ये कैसा है? सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आकाशगंगा स्ट्रक्चर के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? यानी आकार के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे? आकार के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ये अंडाकार होते हैं, दूसरा ये सर्पिलाकार होते हैं, और तीसरा ये क्या होते हैं? अनियमित आकार के होते हैं। अनियमित आकार, जिसका कोई आकार ही नहीं होता है, ये अनियमित आकार के होते हैं। ठीक, तो हमारा जो आकाश गंगा है ये सर्पिलाकार का आकार का है। किस आकार का है? सर्पिला आकार का है। और यह जो है कि इसका केंद्र है। क्या है? इसका केंद्र है। अब बहुत ही रोचक बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए, सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? सूर्य के चारों ओर हमारे 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं और इनके उपग्रह भी चक्कर लगा रहे हैं। ये अपने ग्रहों का चक्कर लगाने के साथ साथ तो सूर्य का भी तो चक्कर लगा रहे हैं भैया। क्या कर रहे हैं? सूर्य का भी चक्कर लगा रहे हैं। और ये सूर्य क्या कर रहा है? सूर्य के अंदर इतनी भारी मात्रा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है कि ये जैसे देखिए कितने ग्रहों को अपने इशारों पर नचा रहा है। तो अब भैया शेर का सवा शेर होता है। क्या होता है? शेर का सवा शेर होता है। ये आप लोगों ने कहावत सुनी है भैया, ये शेर बन के पूरे ग्रहों को नचा रहे हैं, अपने 8 ग्रहों को। ठीक उसी प्रकार अब इनका भी एक सवा शेर है। उस सवा शेर का नाम क्या है? उस सवा शेर का नाम है बल्ज। क्या नाम है? बल्ज। अब देखिए, आप कहेंगे कि सर ये बल्ज क्या है? इसको हम ब्लैक होल भी बोलते हैं। अब कहेंगे सर ये नई बात कहां से आ गई? तो बेटा ये नई बात बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि ये नई बात ही सवा शेर है। क्या है? यही बल्ज सवा शेर है। और ये सवा शेर होता क्या है, यानी कि बल्ज है क्या? अब बात मैंने अभी थोड़ी सी पहले मैंने ये बताया है कि हर आकाश गंगा का केंद्र होता है। क्या होता है? हर आकाश गंगा का एक केंद्र होता है। और आकाश गंगा के केंद्र को ही बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाश गंगा के केंद्र को बल्ज कहते हैं। और इस बल्ज में जो है कि आपात मात्रा में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत भारी मात्रा में होती है। इसी के कारण क्या हो रहा है? इसी के कारण इसके अंदर क्या हो रही है? ये अरबों तारों को अपने समूहों में बांध के रखा है। अरबों तारों, ग्रहों, धूमकेतु, उल्का पिंडों और धूल के राखों को अपने अंदर बांध के रखा है ये केंद्र। किस कारण? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इस बल्ज के अंदर इतनी शक्ति है। और ये क्या कर रहा है? और ये सूर्य क्या कर रहा है? अब देखिए, मेन पॉइंट तो अब आया। अब ये सूर्य क्या कर रहा है भैया? अब ये सूर्य जो है कि ये सूर्य क्या कर रहा है? ये सूर्य जो है कि इस बल्ज की परिक्रमा कर रहा है। क्या कर रहा है? इस बल्ज की परिक्रमा कर रहा है। यानी कि शेर का सवा शेर आ गया भैया। शेर का सवा शेर कौन आ गया? बल्ज आ गया। और ये बल्ज अब क्या कर रहा है? इन सूर्य को भी नचा रहा है। क्या कर रहा है? अब बल्ज क्या कर रहा है? सूर्य को नचा रहा है। तो अब देखिए, अब ये बल्ज क्या कर रहा है?
सूर्य क्यों नचा रहा है, क्या कर रहा है, सूर्य क्यों नचा रहा है, यानी कि ये सूर्य इस बल्ज की यानी ब्लैक होल की परिक्रमा कर रही है अपने धुरी पे घूर्णन करते हुए। क्या करते हुए, अपनी धुरी पे घूर्णन करते हुए ये आकाश गंगा की यानी दुग्ध मेखला की बल्ज की परिक्रमा कर रहा है। अब देखिए परिक्रमा और परिभ्रमण, ठीक, दो चीज आप लोग याद रखिएगा, एक होता है परिक्रमा और एक होता है परिभ्रमण, परिभ्रमण या फिर घूर्णन, ठीक, दो चीज याद रखिएगा, एक होता है परिक्रमा और एक होता है परिभ्रमण या फिर घूर्णन। अब देखिए जब कोई वस्तु अपनी ही धुरी पे घूमे, जैसे कि सपोज दैट ये मार्कर है, अब ये हो क्या रहा है, ये मार्कर अपनी धुरी पे घूम रहा है, ये क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है यानी परिभ्रमण कर रहा है। अब ये देखिए क्या करेगा, अब इन दोनों मार्करों का यानी अब दो मार्करों के भैया इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो गई, ठीक है। अब ये इस मार्कर से चक्कर कटवाएगी, तो जब ये चक्कर कटवाएगी तो ये अपनी धुरी पे घूमते हुए ये धीरे धीरे क्या होगी, ऐसे ऐसे घूमते हुए क्या करेगी, इस दोनों मार्करों का चक्कर काटेगी ये मार्कर। तो अब क्या हो रही है, अपनी धुरी पे जो घूम कर इसे घूर्णन कहेंगे, और इन दोनों मार्करों की जो चक्कर पूरा करेगी, काटेगी, उसको हम परिक्रमा कहेंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक, समझ में आया सारी चीजें। अब देखिए तो ये सूर्य क्या कर रहा है, ये सूर्य जो है कि अपनी धुरी पे घूमते हुए यानी कि अपनी धुरी पे घूर्णन करते हुए इस बल्ज की परिक्रमा कर रही है। क्या कर रही है, इस बल्ज की परिक्रमा कर रही है। अब देखिए परिक्रमा किस स्पीड से कर रही है और कितने दिनों में कर रही है। देखिए ये जो सूर्य है ये जो है कि एक सेकंड में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, कितना, सूर्य की स्पीड कितनी है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घूमते हुए, कितने, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घूमते हुए यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 22.5 करोड़ वर्ष से लेकर लगभग 25 करोड़ वर्ष में ये आकाश गंगा की यानी कि इस बल्ज की एक चक्कर पूरा करती है। किसकी, इस बल्ज की एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को कितने वर्ष लग जाते हैं, 22.5 करोड़ साल से लगभग 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। किसको चक्कर काटने में, इस सूर्य को बल्ज की एक परिक्रमा करने में इतने वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। और कितने की स्पीड से, लगभग 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये घूमता हुआ क्या करता है, बल्ज का परिक्रमा करता है। अब आप कहेंगे इनमें मैंने भुजाएं बना दी हैं, अब आप कहेंगे ये भुजाएं क्या है, ये आकाश गंगा की भुजाएं हैं, और ये जो आकाश गंगा की जो भुजा है ये 3 भुजाएं हैं, यानी इस मिल्की वे की 3 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं इस मिल्की वे की। और जो हमारा सौरमंडल है ये जो है कि दूसरी भुजा में है। क्या, हमारा सौरमंडल क्या है, आकाश गंगा की दूसरी भुजा में है। ये हो जाएगा तीसरा भुजा और ये हो जाएगा पहला भुजा। अब हम बात करते हैं कि तीसरी भुजा में क्या होता है। तीसरी भुजा में जो है कि यहाँ पे नए तारों का निर्माण होता है। क्या होता है, तीसरी भुजा में नए तारों का निर्माण, नए तारों का निर्माण। नए तारों का निर्माण कहाँ होता है, तीसरी भुजा में होता है। और पहली और दूसरी तारों में क्या होता है, यहाँ पे पुराने तारे होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पे पुराने तारे होते हैं। और नए तारों का निर्माण कहाँ होता है, तीसरी भुजा में होता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि दूध मेखला की कितनी भुजाएं हैं, यानी हमारी आकाश गंगा की कितनी भुजाएं हैं। तो हमारी आकाश गंगा की 3 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। अब हम बात कर लेते हैं, और सर्पिलाकार आकार का जो भी आकाश गंगा होता है उनमें भुजा होती है। क्या होती है, सर्पिलाकार आकार का जो भी आकाश गंगा होगा उसमें भुजाएं होंगी, ठीक। अब देखिए, अब ये सूर्य जो है कि इस आकाश गंगा से कितनी किलोमीटर की दूरी पे है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के जानने के लिए। देखिए, ये सूर्य जो है कि इस सेंटर पॉइंट से यानी कि इस केंद्र से लगभग, यूं मान लीजिए आप लोग कि ये लगभग हो जाएगा, किसी किसी बुक में 26,000 लाइट ईयर दिया हुआ है, किसी किसी बुक में 25,000 लाइट ईयर भी दिया हुआ है, किसी किसी बुक में जो है कि 27,000 लाइट ईयर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा 26,000 लाइट ईयर, कितना,
26,000 लाइट ईयर दूर है, ठीक, लाइट ईयर, ठीक। कितना लाइट ईयर दूर है? यह लगभग केंद्र से यानी दुग्ध मेखला की केंद्र से यानी बल्ज से लगभग 26,000 लाइट ईयर दूर है। कितना है? 26,000 लाइट ईयर दूर है। आप कहोगे कि सर 26,000 लाइट ईयर दूर है, बस इतना ही दूर है। तो भैया ये इतनी कम दूरी नहीं है, ये बहुत बड़ी दूरी है। क्या? बहुत बड़ी दूरी है। कितनी दूरी है? 26,000 लाइट ईयर दूर है। क्या है? 26,000 लाइट ईयर दूर है। यानी कि अगर आप बात कर ले एक लाइट ईयर की, तो एक लाइट ईयर बराबर होता है, क्या होता है भैया? देख लो, एक लाइट ईयर बराबर होता है लगभग 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। क्या होती है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होती है। कितनी? एक लाइट ईयर में। क्या होती है? एक लाइट ईयर में इतनी दूरी होती है। अब हम बात करने वाले इस थोड़ा डीप में जाते हैं। देखिए, थोड़ा सा और डीप में जाते हैं तो निष्कर्ष ये निकलता है कि एक सेकंड में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी, एक सेकंड में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी 3 लाख किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर होती है। एक सेकंड में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी 3 लाख किलोमीटर होती है। और यह जो है कि मान लीजिए कि 1 मिनट में कितनी दूरी चलेगी, और मान लीजिए 1 घंटे में कितनी चलेगी, और 24 घंटे में कितनी चलेगी। इसी प्रकार कैलकुलेशन करते 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 एक वर्ष में, क्या चीज? एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश के द्वारा चली गई कुल दूरी को एक लाइट ईयर बोलते हैं, यानी कि एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और इसकी दूरी जो है कि केंद्र से 26,000 लाइट ईयर है। कितना है? 26,000 लाइट ईयर दूर है। अब आप लोग समझ में आया कि ये केंद्र से कितना दूर है। अगर हम बात कर ले आकाशगंगा की व्यास की, तो आकाशगंगा की व्यास जो है कि ये लगभग 1 लाख लाइट ईयर है। कितना? 1 लाख लाइट ईयर है। पता है कितनी बड़ी दूरी हो गई? अब हम यहां पे अगर दूरी लिखेंगे तो ये 9.461 इंटू 10⁻17 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10⁻17 किलोमीटर हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा है कितनी बड़ी दूरी हो रही है अब? ठीक, तो आप लोग इतनी सारी चीजें आप लोग को समझ में आया। चलिए मैं इसको रफ कर दूं, आप लोग समझ गए हैं कि ये आकाशगंगा से कितने दूर है। कितनी दूर है? 26,000 लाइट ईयर दूर है। अगर हम बात करें कि आकाशगंगा के केंद्र को क्या बोलते हैं, आकाशगंगा के केंद्र को बल्ज या ब्लैक होल बोलते हैं। हमारी आकाशगंगा कैसी है? सर्पिलाकार है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे नाम है। क्या नाम है? मिल्की वे नाम है। हमारी जो सूर्य है ये क्या कर रही है? पूरे सौर मंडल के साथ साथ, क्या चीज? पूरे सौर मंडल के साथ साथ ये क्या कर रही है? हमारे बल्ज की, यानी हमारे आकाशगंगा की बल्ज की यानी केंद्र की परिक्रमा कर रही है। और यह 1 सेकंड में 250 किलोमीटर के स्पीड से, क्या चीज? प्रति सेकंड 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से यह केंद्र की परिक्रमा कर रही है, यानी कि बल्ज की चक्कर लगा रही है और पूरब से पश्चिम की ओर लगा रही है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। क्या चीज? पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, दिशा याद रखिएगा कि सूर्य की दिशा से की दिशा की ओर केंद्र की चक्कर लगा रही है, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगा रही है। ये चीज आप लोग बहुत ध्यान से याद रखे रहिएगा। इतनी सारी चीजें आप लोग कन्फर्म हुई, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने क्या पढ़ लिया? सौरमंडल का मुखिया यानी कि प्रधान है, सोलर सिस्टम का प्रधान है, और इसका द्रव्यमान जो है कि पूरे सौरमंडल का 99.8% मास सूर्य में समाहित है। और इसकी दूरी सारी चीजें देख ली। अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं इसके, ये हमारा क्या हो गया? सूर्य में समाहित द्रव्यमान। अब हम अगर बात कर लेते हैं त्रिज्या की, किसके बारे में? त्रिज्या के बारे में, यानी सूर्य के त्रिज्या के बारे में। तो सूर्य का त्रिज्या कितना है? 6.96 इंटू 10⁻5 किलोमीटर, यानी कि हो जाएगा 6,096 किलो। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30,
6,96,000 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 6,96,000 किलोमीटर हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं इसके व्यास की, तो इसमें 2 का मल्टीपल कर दीजिए, इसका क्या निकल जाएगा? व्यास निकल जाएगा। तो यह पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज़्यादा है। क्या है? पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा। अगर हम बात कर ले पृथ्वी के कंपेयर, तो यह पृथ्वी से, यानी पृथ्वी के त्रिज्या से 109 गुना बड़ा है। क्या है? 109 गुना बड़ा है। ठीक, क्लियर हुआ? 109 गुना लिख देते हैं, समझ जाइएगा आप लोग। ठीक है, 109 गुना बड़ा है। अगर हम बात कर लेते हैं चौथे नंबर पे, हम बात करते हैं इसके, 4th नंबर पे हम बात कर लेते हैं इसके आयतन के बारे में। किसके बारे में? आयतन के बारे में। तो जो सूर्य का जो आयतन है, ये जो है कि पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। 13 लाख गुना अधिक। किससे? पृथ्वी से कितने लाख गुना अधिक है? 13 लाख गुना अधिक है। अगर हम बात कर लेते हैं 5वें नंबर पे इसके द्रव्यमान की, तो यह द्रव्यमान जो है कि पृथ्वी से लगभग 3,33,000 गुना अधिक है। 3,33,000 गुना अधिक। किससे? पृथ्वी के अपेक्षा, यानी पृथ्वी की अपेक्षा यह लगभग 3,33,000 गुना द्रव्यमान में अधिक है। इतनी सारी चीजें क्लियर हुई। अब हम बात कर लेते हैं 6वें नंबर पर पृथ्वी से दूरी। पृथ्वी से दूरी, तो पृथ्वी से दूरी कितना है? 14,96,000 किलोमीटर। कितना है? 14,96,000 किलोमीटर दूर है। किससे? पृथ्वी से। कौन? ये हमारा सूर्य। अगर हम बात कर लेते हैं, इतनी सारी चीजें आप लोग क्लियर हुई। अगर हम बात कर लेते हैं 7वें नंबर पे कि यह आकाश गंगा के केंद्र से कितना दूर है? आकाश गंगा के केंद्र से दूरी, आकाश गंगा के केंद्र से दूरी, तो यह आकाश गंगा के केंद्र से दूरी जो है 26,000 लाइट ईयर दूर है। कितना? 26,000 लाइट ईयर। ठीक, इतनी सारी चीजें आप लोग समझ में आए। और सूर्य एक 8वां नंबर पे, और एक बात याद रखिएगा कि सूर्य के सबसे, अगर हम बात कर लेते हैं कि जो सूर्य का सबसे नजदीक का जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक का जो ग्रह है, नजदीक का जो ग्रह है वो है बुध ग्रह। क्या है? बुध ग्रह है। कौन है? बुध ग्रह। कि ये बुध ग्रह क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, जिसका नाम क्या है? बुध ग्रह। अगर हम ब्रह्मांड में बात कर लें कि आकाश गंगा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आकाश गंगा, ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा कि हमारे आकाश गंगा का जो पड़ोसी आकाश गंगा है उसका क्या नाम है? उसका नाम है एंड्रोमेडा। क्या नाम है? एंड्रोमेडा। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया हुआ है। क्या नाम है? एंड्रोमेडा। आप लोग याद रखिएगा, एंड्रोमेडा। और इस एंड्रोमेडा की पृथ्वी से दूरी लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर है। कितना? 2.5 मिलियन लाइट ईयर। ठीक है, किससे दूर है? पृथ्वी से। कौन? एंड्रोमेडा। ये क्या है? एंड्रोमेडा हमारे आकाशगंगा का सबसे पड़ोसी आकाशगंगा है। क्या है? हमारे आकाशगंगा के सबसे पड़ोसी आकाशगंगा का नाम क्या है? एंड्रोमेडा। और यह पृथ्वी से लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर है। क्या है? 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर है। इतनी सारी चीजें आप लोग को समझ में आई? क्लियर हुआ? अगर हम बात कर लेते हैं इस सूर्य के बारे में, अगर बात कर लेते हैं, तारों की बात हुई है, तो हमारे ब्रह्मांड में जो सबसे दूर का तारा है, क्या नाम है? उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारे ब्रह्मांड में सबसे दूर का तारा है उसका नाम है इकारस। क्या नाम है? इकारस। और इसे याद रखे रहिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि हमारे ब्रह्मांड का जो सबसे दूर का ज्ञात तारों में से है, ये अज्ञात में से नहीं है। अज्ञात तो भैया पूछो नहीं कितना दूर होंगे। ठीक है, ये ज्ञात तारों में से सबसे दूर का तारा है जिसका नाम है इकारस। अगर हम बात करें इकारस के आधिकारिक नाम का, तो आधिकारिक नाम ये जो है कि इकारस का वैज्ञानिकों ने रखा है। ये थोड़ा बड़ा नाम है, लेकिन आप लोग याद करेंगे तो याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए, मैक्स MACS
ओ डबल जे 1149, ठीक। MACSOJJ1149 आगे है हमारा, देखिए मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है। MACSOJJ1149 और इसका है 3223 लेंस्ड लेंस्ड। देखो यार ये अट नहीं रहा है, बहुत बड़ा नाम है इसका, तो आप लोग याद रखिएगा MACSOJJ1149। और आगे मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आगे क्या कर रहा हूँ, नीचे लिख दे रहा हूँ, ये है 3x2 3 लेंस्ड स्टार 1 नाम है इसका, ठीक। इतना बड़ा इसका नाम है इकारस का आधिकारिक नाम। अगर हम बात करें तो इसका एक और नाम है, जिसका नाम है, जो नाम है ब्लू सुपर जायंट नाम है। क्या नाम है, ब्लू सुपर जायंट नाम है इसका, इकारस का एक और नाम। ये ब्लू सुपर जायंट के भी नाम से जाना जाता है। इतनी सारी चीजें आप लोग कंफर्म हुआ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ये आप मान के चलिए, ठीक है। आप लोग इतनी सारी चीजें कंफर्म हुई। अब चलिए हम कुछ और बात करते हैं इसके संरचना के बारे में। अब तो मेन तो अभी अब स्टार्ट हो रहा है भैया, सूर्य की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द सन। अब सूर्य की संरचना के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं। चलिए लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन देख लेते हैं हम सन का भी स्ट्रक्चर। अब देखिए बस ये हमारा लास्ट ईयर चल रहा है, थोड़ा सा और है, बस स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम देख लेते हैं ताकि मज़ा आ जाएगा बिल्कुल पढ़ के आप लोगों को। देखिए चीज़ों को हम समझाएंगे बहुत आराम से, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखिए। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य के स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखिए ठीक, समझ में आ रहा है, ठीक। ये क्या है, सूर्य, इसको समझ लीजिए आप लोग, है तो नहीं लेकिन भैया समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सिद्धांत बिना माने नहीं हुआ है, ठीक है। मानेंगे तभी उसको प्रूव होगा, ठीक। इसका हम थोड़ा सा भाग लेते हैं, ठीक है। इसके थोड़ा सा भाग की हम बात कर लेते हैं लेकर के, ठीक। ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग एक बात याद रखिएगा कि किसी भी इंसान की मान लीजिए संरचना हो रही है तो इसमें दो मुख्य भाग होते हैं, एक तो आंतरिक भाग और दूसरा क्या होता है, बाहरी भाग। अगर हम बात कर लें कि शरीर के, हमारे शरीर के, मानव शरीर की जो अंग हैं ये कौन से, एक तो आंतरिक अंग है और एक बाहरी अंग है। अगर मैं बात करूं आंतरिक अंगों के बारे में तो क्या बताएंगे, हाथ बताएंगे, नाक बताएंगे, कान बताएंगे, पैर बताएंगे, उंगली बताएंगे। और हम बात करें आंतरिक भागों के बारे में तो आंतरिक भागों में क्या बताएंगे, आंतरिक भागों में आप बताएंगे अमाशय बताएंगे, अग्नाशय बताएंगे, और क्या बताएंगे, लीवर बताएंगे, और क्या बताएंगे, हार्ट बताएंगे, यानी कि जो हृदय होता है, और क्या बताएंगे, लंग्स के बारे में बताएंगे। यही तो आंतरिक भाग है, ठीक। तो ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के जो हमारे सूर्य है, यानी कि जो सूर्य है उसके दो स्ट्रक्चर हैं, यानी कि दो भागों में बांटा गया। अगर हम बात करें इसके सबसे पहले भाग की तो वो है आंतरिक भाग। क्या है, आंतरिक भाग। अगर हम दूसरे भाग की बात करें तो ये बाहरी भाग। क्या है, बाहरी भाग। पहला क्या है, आंतरिक भाग, दूसरा क्या है, बाहरी भाग। मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, बाहरी भाग और आंतरिक भाग, क्योंकि अभी मैं इधर पूरे भागों को बताने वाला हूँ, ठीक। ये हो गया बाहरी भाग और ये हो गया आंतरिक भाग। मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को आंतरिक भाग और बाहरी भाग के बारे में बता दे रहा हूँ। अगर हम आंतरिक भाग के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा कोर है। क्या है, कोर है। उसके बाद से रेडिएशन जोन। क्या है, रेडिएशन जोन।
रेडिएशन जोन, उसके बाद से क्या है, कन्वेंशन जोन। क्या है, ये तो हो गया भैया आंतरिक भाग। क्या हो गया, आंतरिक भाग। कितने हो गए, कोर हो गया, उसके बाद से रेडिएशन जोन, उसके बाद कन्वेंशन जोन। अगर हम बात करते हैं बाहरी भागों के बारे में तो सबसे पहले हो गया फोटोस्फीयर। क्या हो गया, फोटोस्फीयर। उसके बाद से क्या हो गया, क्रोमोस्फीयर। क्या हो गया, क्रोमोस्फीयर। उसके बाद से हो गया कोरोना। क्या हो गया, कोरोना। ठीक है भैया, मैं उस कोरोना की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं जो 2020 में पूरे मानव जात की धज्जियां उड़ा के रख दिया था। मैं उस कोरोना के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। मैं इस सूर्य का एक सतह है जिसको कोरोना बोला जाता है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं उस 2020 वाले के बारे में बात नहीं कर रहा हूं भैया। ठीक है, तो ये हो गया सूर्य की दो मुख्य सतह, एक बाहरी सतह, एक ऊपरी सतह। बाहरी सतह को तीन भागों में फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना में बांटा गया। और आंतरिक संरचना को कोर, जिसको क्रोडे बोलते हैं, और ये रेडिएशन जोन, और ये क्या हो गया, कन्वेंशन जोन में बांटा गया। देखिए हम देख लेते हैं। अब देखिए ये जो सूर्य का जो क्रोड है, यानी कि जो कोर है, यहीं पे हो रहा है नाभिकीय संलयन। क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन इसी क्रोड में हो रहा है, यानी कि कोर में नाभिकीय संलयन हो रहा है। यहीं पे हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, हीलियम में परिवर्तित हो रहे हैं और ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे हैं। तो इस भाग को हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। इस भाग को हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। ठीक, आराम से पढ़िए, थोड़ा सा धैर्य रखे रहिए। ठीक, इस कोर को हम जो है कि क्रोड भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है कि कई भागों में विभाजित है, क्रस्ट मेंटल कोर में, ठीक उसी प्रकार सूर्य भी विभाजित है। अब इसके बाद से जो सतह आती है, ये हमारी सतह होती है रेडिएशन जोन। ठीक, क्या होती है, रेडिएशन जोन और रेडिएशन जोन। ठीक, क्या होती है, रेडिएशन जोन। और उसके बाद से जो सतह होती है, ये होती है, कौन सी सतह होती है भैया, ये होती है कन्वेंशन जोन। क्या होती है, कन्वेंशन जोन। ये होती है कन्वेंशन जोन। और उसके बाद से जो सतह होती है वो होती है फोटोस्फीयर। क्या होती है, उसके बाद से ये हम यहां से हिस्सा ले रहे इतना। ठीक, इसके बाद से जो हिस्सा होती है वो होती है यहां से फोटोस्फीयर। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है, इसके नीचे मैं लिखने वाला हूं, ये क्या हो जाएगा, फोटोस्फीयर। क्या हो जाएगा, फोटोस्फीयर। उसके बाद से सूर्य की एक और संरचना होती है, सतह होती है, जिसको बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। क्या होती है, क्रोमोस्फीयर होती है। देखिए क्रोमोस्फीयर ऐसे होती है। ठीक, अभी मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं आप लोगों से। ठीक है, क्या होती है, ये होती है क्रोमोस्फीयर। ठीक, क्या होती है, क्रोमोस्फीयर। ठीक, उसके बाद से सूर्य की एक और सतह होती है, उसको हम बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। हम भैया इन सतहों के बारे में थोड़ा बात जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए कोर में क्या होता है, कोर में जो कार्य होता है वो होता है नाभिकीय संलयन। क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, यानी कि यहीं पे हाइड्रोजन हीलियम में रूपांतरित हो रहा है। उस भाग को क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, यानी क्रोड बोलते हैं। उसके बाद से आ जाता है रेडिएशन जोन। क्या होता है, रेडिएशन जोन। अब देखिए रेडिएशन जोन में क्या होता है, रेडिएशन जोन में इन ऊर्जा के कारण बहुत ज़्यादा आपात मात्रा में जो ऊर्जा है उसके कारण यहाँ पे तरंगे उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, तरंगे उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे जो तरंगे उत्पन्न होते हैं वो जो है कि एक्स किरणें होती हैं। क्या होती हैं, एक्स किरणें होती हैं। यहाँ पे जो है कि गामा किरणें होती हैं। क्या होती हैं, गामा किरणें होती हैं। ठीक,
और यहाँ पे प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन क्या होता है? ये प्रकाश का वाहक होता है। क्या होता है? ये प्रकाश का वाहक होता है। ये सारी चीज़ें इस रेडिएशन जोन में उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आ गया कन्वेंशन जोन। कन्वेंशन जोन क्या होता है? कन्वेंशन जोन में जो है कि हाइड्रोजन की बहुत बड़ी बड़ी जो परमाणु होते हैं वो उनके भाग होते हैं, यानी स्ट्रक्चर जो उसमें जमे होते हैं कि यहाँ पे कन्वेंशन जोन में और कण होते हैं हाइड्रोजन के, और इन्हीं कणों से होकर के इस प्रकार का संवहन होता है, यानी कि ये प्रकाश बाहर निकलते हैं। कहाँ से? इस कोर से जो एक रेडिएशन जोन में जाते हैं वहाँ से इन प्रकाश का संवहन होता है, बाहर निकलते हैं। किसके माध्यम से? कन्वेंशन जोन के माध्यम से। और कन्वेंशन जोन को जो है कि हम संवाहक भी बोलते हैं। ठीक है, संवाहक जोन या मंडल, ठीक है, कुछ भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। संवाहक मंडल, यहाँ से क्या होता है? जो किरणें होती हैं प्रकाश सर्जित हुई इसी के माध्यम से बाहर निकलती हैं। अब उसके बाद से आ गया हमारा फोटोस्फीयर। भैया फोटोस्फीयर को हम प्रकाश मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस प्रकाश मंडल के बारे में। देखिए जो प्रकाश मंडल होता है, जो हम अपनी नंगी आंखों से सूर्य को जो देखते हैं वो हम इसी भागों को देखते हैं। किसको देखते हैं? प्रकाश मंडल को देखते हैं, यानी फोटोस्फीयर को देखते हैं। और फोटोस्फीयर की अगर टेम्परेचर की बात कर लें तो यह लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसी प्रकाश मंडल को हम अपनी नंगी आंखों से देखते हैं। कहाँ पे? सूर्य में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ तक हो गया, फोटोस्फीयर तक हो गया। उसके बाद से अब आ गया क्रोमोस्फीयर। अब देखिए क्रोमोस्फीयर क्या होता है? क्रोमोस्फीयर जो है कि आराम से समझिएगा, क्रोमोस्फीयर को हम वर्णमंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में वर्णमंडल। अब देखिए वर्णमंडल। अब देखिए जब आग जल रही है, अगर यहाँ पे आग जलाया जा रहा है तो उसकी लपटें बाहर निकलेंगी, बहुत दूर दूर तक लपटें निकलेंगी। तो यहाँ पे भी इस सूर्य जब हाइड्रोजन में परिवर्तित हो रहा है तो आग निकल रहा है, यहाँ से लपटें बाहर निकल रही हैं। ये ऐसी ऐसी लपटें बाहर निकल रही हैं। तो इन्हीं लपटों को हम जो है कि वर्णमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। किसको? सूर्य की लपटों को। किसको? सूर्य की लपटों को हम वर्णमंडल कहते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं लास्ट सतह के बारे में, जो है कोरोना। कोरोना को हम क्रीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोना को हम क्रीट के भी नाम से जानते हैं हिंदी में। अब देखिए कोरोना क्या चीज़ होता है? जब ये लपटें बाहर निकल रही हैं, क्या हो रही हैं? जब ये लपटें जो है कि बाहर निकल रही हैं तो होता क्या है? यहाँ से बहुत सारे जो है कि लपटें दूर दूर तक निकल जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। क्या होती हैं? बाहर निकल जाती हैं। और यहाँ से जो आग की जो छिटक होती है, यानी कि जो गर्म गैसें होती हैं वो बाहर निकलती हैं। क्या होती हैं? बाहर निकलती हैं। और बाहर निकलने के बाद बहुत दूर दूर तक चली जाती हैं। वो कहाँ जाती हैं? बहुत दूर दूर तक चली जाती हैं। और फिर वहाँ से ये धीरे से यहाँ क्या होती हैं? गिरने लगती हैं। जब ये लपटें बाहर निकलते हैं बहुत कई हजारों किलोमीटर तक, लाखों किलोमीटर तक दूर जाती हैं और फिर आकर के इस सूर्य के मलबों में गिर जाती हैं। तो होता क्या है? जब ये बाहर निकलती है तो वहाँ से जाने के बाद जब ये वापस आती होंगी तो एक समय ऐसा होता होगा कि यहाँ पे इनका जो है कि वेग क्या हो जाता होगा? शून्य हो जाता होगा। क्या हो जाता होगा? शून्य हो जाता होगा। यानी कि एक तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि शून्य हो जाता होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए पृथ्वी से किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो उसका अंतिम वेग शून्य होगा, फिर वहाँ से क्या होगा? नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक उसी प्रकार ये जब यहाँ से निकल करके मलबे बाहर जाते हैं और फिर वहाँ से वापस आते हैं तो और आने में तो भाई यहाँ से निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म होगी, क्योंकि इसके सतह का टेम्परेचर लगभग कितना है? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। जब यहाँ से बाहर निकलेंगी तो बहुत गर्म होंगी। जब इसकी सतह से सूर्य की सतह थोड़ा बाहर जाएंगी तो क्या हो जाएगा? ये थोड़ी ठंडी हो जाएंगी। और जब ये ठंडी होकर के फिर वापस गिरेंगी तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा ठंडी हो जाएंगी। और जब ठंडी हो जाएंगी तो ये यहाँ पे गर्म स्थान पे, जब ये सूर्य तो पहले से ही गर्म है, लेकिन यहाँ पे जब ठंडी होकर गिरेंगी तो वहाँ पे एक स्पॉट का रूप ले लेंगी। इधर मैं बना दे रहा हूँ,
यहाँ पे जब ये गिरेंगी तो यहाँ पे एक स्पॉट का रूप ले लेंगी, यानी कि धब्बों के रूप में ये बदल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? धब्बों के रूप में बदल जाएंगे। और इन्हीं धब्बों को हम बोलते हैं सूर्य का धब्बा। क्या बोलते हैं? सूर्य का धब्बा। ठीक, सूर्य का धब्बा। और ये सूर्य के धब्बे होते हैं, और इन सूर्य के धब्बों का टेम्परेचर की बात करें तो ये लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं। क्या होते हैं? 1500 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं। और मैं मेन चीज़ तो आप लोगों को बताना भूल ही गया। बताना क्या भूल गया, मैं इसको लास्ट में बताना चाह रहा था। देखिए कैसे, जब ये जा रहे हैं फिर जब वापस ये आ रहे हैं तो ऐसे ही सब जाते होंगे, फिर वापस आते होंगे, फिर जाते होंगे, फिर वापस आते होंगे। तो ये अपने साथ बहुत ज़्यादा गैस भी लेके जाते हैं। क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा गैस भी लेके जाते हैं। और इसकी वजह से इस सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? एक पट्टी नुमा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या करते हैं? एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक संरचना बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे प्रकाश की किरणें भी दिखाई देती हैं एक गोलाकार के रूप में। क्यों? क्योंकि ये जा रहे तो गर्म होंगे, गर्म होंगे तो इनके पास प्रकाश भी होगा। तो ये क्या करते हैं? एक चमकदार पट्टी के, सूर्य के चारों एक चमकदार पट्टी बनाते हैं, जहाँ से ये वापस आ रहे हैं ये गोलाकार पट्टी बनाते हैं। और इसी गोलाकार पट्टी को हम भैया क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ में आया आप लोगों को? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोरोना बोलते हैं। समझ में आ गया कि कोरोना किसे बोलते हैं? चलिए, कोरोना या किरीट बोलते हैं। ठीक, और ये जो धब्बे होते हैं उनका टेम्परेचर कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई, क्लियर हुआ। अब देखिए, जो यहाँ पे वड़मंडल होता है, यानी कि जो ये वड़मंडल होता है, ये क्या होता है? आप लोगों की जो मैं लपटे बताया हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो है कि ये तो जो है कि प्रकाश मंडल हो गया। प्रकाश मंडल क्या हो गया? यहाँ पे जो है कि प्रकाश मंडल में हाइड्रोजन की जो है कि एक बहुत बड़ी गर्म गैसों का गोला भी होता है चारों तरफ। इस प्रकाश में क्या होता है? एक हाइड्रोजन का बहुत बड़ा एक जो है कि छल्ला होता है, जो पूरे सूर्य की तरफ गर्म गैसों के रूप में बंधा होता है। ठीक है, आप लोग इतनी सारी चीज़ें समझ में आया। कोर किसे कहते हैं? रेडिएशन जोन किसे कहते हैं? कन्वेंशन जोन किसे कहते हैं? फोटोस्फीयर किसे कहते हैं? क्रोमोस्फीयर किसे कहते हैं? और कोरोना किसे कहते हैं? समझ में आया। चलिए, बस आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। आज के लिए अब मैं इतना रहने देता हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है। और हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा सोलर सिस्टम। देखिए, सूर्य के बारे में इतना कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया। अगर मैं सूर्य को अगर सीधे सोलर सिस्टम में पढ़ाता तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता, बहुत बड़ी टॉपिक बन जाती। और मैं सूर्य के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से, जिस तरीके से मैं पढ़ाना चाहता हूँ कि मेरा मन भर जाए, उस तरीके से मैं नहीं पढ़ा पाता। इसलिए मैंने सूर्य का जो टॉपिक है वो मैंने अलग से आप लोग बताया। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारी चीज़ें आप लोग सूर्य के बारे में समझ गए होंगे। तारों का जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है, क्लियर कर दी है। और एक मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा था रेड जाइन। अगर रेड जाइन के बाद का सारी चीज़ें आप लोगों को स्ट्रक्चर देखना है, अगर जीवन अवधि देखनी है तारों के, तो हमारे पीछे लेक्चर ब्रह्मांड की उत्पत्ति में चले जाइए और आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं आज के लिए इतना ही रहने देता हूं। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, चाहे फिर टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम पे, जहां मन करे वहां शेयर करते रहिए और इस वीडियो को फैलाते रहिए। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।